सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 6.0 के अंदर, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो हम लोगों के लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लाइट रिएक्शन को स्टार्ट कर चुके हैं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ चुके हैं। तो अब हम लाइट रिएक्शंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट होगा विद द एंड नोट ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और बच्चों को ये जो टॉपिक है ये काफी कॉम्प्लेक्स लगता है बिकॉज एनसीईआरटी में इसको दिखाने का जो तरीका है और इसको लिखने का जो तरीका है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग इसको सुप्रीमली इजी कर देंगे जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ये टॉपिक हमेशा आपकी टिप्स पे रहे, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक ये भी है कि आपको पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन पहले से आता हो। इसीलिए आज हम इस लेक्चर की शुरुआत एकदम स्क्रैच से करेंगे, जीरो से करेंगे। लाइट रिएक्शन में हमने कल जो जो पढ़ा है वो सारी की सारी बातें पहले हम रिपीट करेंगे, एक प्रॉपर रिवीजन लेंगे जिससे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी कंप्लीट हो जाए और लाइट रिएक्शन भी आपका एडवांस तरीके से कंप्लीट हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को तोड़ फोड़ पा रहे हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते क्या हैं। तो लाइट रिएक्शन मैंने आपको बताया था ऐसे रिएक्शन हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, राइट। इन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। तो जब सन रेडिएशंस प्लांट के हरे भरे पार्ट्स पे पड़ेंगी तो ये जो हरे भरे पार्ट्स हैं ये हरे क्यों हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट हरा क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट और बाकी सारे पिगमेंट्स कहां पाए जाते हैं? आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी जो थाइलाकॉइड हैं जो मिल मिल के ग्रेना बना रहे थे वहां लाइट रिएक्शंस हो रहे होंगे। तो ये जो पिगमेंट्स हैं और प्रोटीन्स हैं इनका सिस्टम अवेलेबल होगा आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, और ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या कर सकते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लाइट रिएक्शंस की शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ये बनाना स्टार्ट कर देंगे एटीपी, एनएडीपीएच, और एक और चीज जो बन रही थी लाइट रिएक्शन में वो क्या थी दोस्त? ऑक्सीजन। आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, वो भी यहीं निकल जाता है। और ऑक्सीजन बनने के बाद क्या करता है? डिफ्यूज कर जाता है। ऑक्सीजन तो गैस है, तो अगर आपको सेल में रखना है तो रख लो ऑक्सीजन, जिससे कि आपका वो फर्दर फूड की ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। और अगर आपको रिलीज करना है तो आप रिलीज भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बने हैं ये मेरे भाई आपके आगे हेल्प कर रहे होते हैं डार्क रिएक्शंस में। जैसे ही एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे वैसे ही डार्क रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि अंधेरे में होते हैं। बस हाँ, पहले रिएक्शन का नाम लाइट था तो थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएटिव दिखाने के लिए हमने दूसरे रिएक्शंस का नाम डार्क रिएक्शन दे दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होते हैं या अंधेरे में होते हैं। ये रिएक्शन डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के ऊपर। एटीपी और एनएडीपीएच कभी भी बन जाए तभी डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। सुबह 11 बजे सनलाइट आई, 11:30 तक एटीपी एनएडीपीएच बने, 11:30 बजे डार्क रिएक्शन स्टार्ट। शाम को 4 बजे हल्की हल्की धूप निकली सर्दी में, 4:30 बजे तक एटीपी एनएडीपीएच बने, 4:30 बजे डार्क रिएक्शन स्टार्ट। यानी कि यहां पर मैटर ही नहीं करता कि लाइट है या लाइट नहीं है। यहां पे इकलौती चीज जो मैटर करती है वो ये है कि एटीपी एनएडीपीएच प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो जैसे हमारे सेल के अधिकतर एंजाइमेटिक रिएक्शंस स्ट्रोमा में होते हैं। स्ट्रोमा हमारी क्या है? साइटोप्लाज्म। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अधिकतर एंजाइमेटिक रिएक्शंस कहां होते हैं? मैट्रिक्स में। उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अधिकतर आपके जो रिएक्शंस हैं, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं, वो कहां होंगे? वो आपके स्ट्रोमा में ही होंगे। तो यहां पर स्ट्रोमा जो है इसमें डार्क रिएक्शन होते हैं। एटीपी और एनएडीपीएच यहां पर यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन देखी थी। अब अगर आप देखें तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है? 4 प्रोसेस हैं भाई। पहली चीज तो लाइट रिएक्शन है तो लाइट की एब्जॉर्बेंस, लाइट की एब्जॉर्प्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर कार्बोहाइड्रेट तो बन नहीं रहा, खाना तो बन नहीं रहा, वो तो बनेगा आपका डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा के अंदर। यहां पर लाइट की एब्जॉर्प्शन से ऑक्सीजन निकल रही है। और हमने पढ़ा था वॉन नील साहब के एक्सपेरिमेंट में कि ऑक्सीजन निकलती है किससे? वाटर से। तो आप वाटर तोड़ोगे तब ऑक्सीजन निकलेगी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाटर का टूटना और वाटर के टूटने से ऑक्सीजन निकल जाना।
तो ऑक्सीजन निकल गया। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनाना, यानी एटीपी और NADPH बनाना, तभी तो आपका आगे डार्क रिएक्शन स्टार्ट होंगे। तो ये चारों की चारों चीजें आपको करनी होती हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट एब्जॉर्ब होगी तो एटीपी NADPH बनेंगे, और वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन बनेगा, यानी तीन चीजें आप बनाते हो। पहला प्रोडक्ट ऑक्सीजन, देन आपका एटीपी और NADPH, और दो तरीके की ये पाथवे आपको देखने को मिलती हैं लाइट रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में वापस नहीं आ रहा, जहां से पाथवे शुरू हुई है वहीं पर खत्म नहीं हो रही, तो इट इज नॉन साइक्लिक। साइकिल क्या होती है? साइकिल मतलब यहां से मैंने कुछ स्टार्ट किया प्रोसेस और यहीं पर खत्म हो जा रहा है, तो इट्स अ कंप्लीट साइकिल। अगर मैं यहां से कुछ स्टार्ट कर रहा हूं प्रोसेस और वो प्रोसेस खत्म हो रहा है यहां पर, तो इट्स नॉट साइक्लिक, इट्स नॉन साइक्लिक। तो यहां पर होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी। फोटो का मतलब है लाइट, तो लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है आपको फॉस्फेट ऐड करना है। किस पे ऐड करना है? एडीपी पे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दो फॉस्फेट है एडीपी के पास, हमें एक और फॉस्फेट ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लोगों को यहां फॉस्फोराइलेशन करनी है, और उस फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी कहां से आएगी? लाइट से आएगी। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसीलिए बोला नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए कंप्लीट नाम हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां वो चारों स्टेप होंगे जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखे। सबसे पहले लाइट आएगी और लाइट एब्जॉर्ब करी जाएगी, तो यहां दो सिस्टम पाए जाते हैं, PS1 और PS2। पहले PS2 पार्टिसिपेट करता है। डिस्कवर पहले PS1 हुआ था, लेकिन पार्टिसिपेट कौन करता है नॉन साइक्लिक में? पहले PS2 पार्टिसिपेट करता है। वाटर यहां पर स्प्लिट हुआ मेरे भाई, वाटर अगर स्प्लिट हुआ तो आपका यहां पर प्रोटॉन बने, इलेक्ट्रॉन बने और ऑक्सीजन बना, तो ऑक्सीजन आपका फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज हो गया। प्रोटॉन आपके कहां चले गए? प्रोटॉन अंदर की साइड में पाया जाता है, ये वाला PS2 अंदर की साइड में पाया जाता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के, तो अंदर की साइड आपके प्रोटॉन रिलीज हो गए। और इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सप्लीमेंटेशन के लिए। जब बहुत सारी लाइट PS2 पर गिरती है तो इसके क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो वापस आता नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो हमें कहीं से तो वापस देना है ना इलेक्ट्रॉन, तो हम पानी को तोड़ते हैं और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो हम वापस कर देते हैं। देन एटीपी और NADPH दोनों के दोनों बनते हैं यहां पर, इसीलिए इसे Z स्कीम कहा जाता है। इसकी शेप जो है Z जैसी दिखाई देती है। देखिए ये आपका रेडॉक्स पोटेंशियल का स्केल है, यहां से देखोगे आप तो आपको Z जैसी शेप दिखाई देगी। यहां से सामने से देखोगे तो N शेप दिखाई देगी, लेकिन हमें रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे देखना है तो Z स्कीम इसको बोला जाता है। सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा यहां पर? PS2। तो भाई लाइट आई, PS2 पे गिरी, तो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है यहां पर, जो मेन क्लोरोफिल A है, जो चीफ पिगमेंट है, उसका नाम है P680। तो ये 680 नैनोमीटर की लाइट लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछाल देगा। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछाल दिया तो इलेक्ट्रॉन तो आगे जा रहा है, वापस नहीं आ रहा PS2 के पास, तो यहां होने लग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हम तोड़ते हैं वाटर। प्रोटॉन हमने आपका ल्यूमन के अंदर पंप कर दिए हैं, थाइलाकॉइड ल्यूमन में। ऑक्सीजन हम लोग रिलीज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ये हमने यहां पर दे दिए कि भाई तुम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उछाल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहे। तो इससे पहले तुम्हारा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से, लेट मी गिव यू सम इलेक्ट्रॉन्स बैक, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रहे और आप कॉन्फिडेंटली और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर उछाल पाओ। तो वाटर स्प्लिटिंग यहां पर होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ताकत थी, इसीलिए उसने उछाले हुए इलेक्ट्रॉन को लपक लिया, पकड़ लिया। अब ये जो केमिकल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लेने की इससे ज्यादा है। भाई एक कमजोर आदमी से आप तभी उसकी चीज ले पाओगे जब आप ज्यादा ताकतवर हो, है ना? इससे आप तब चीज ले पाओगे जब ये वाला ज्यादा ताकतवर है, इससे आप तब चीज ले पाओगे जब ये वाला ज्यादा ताकतवर है। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो कैरियर हैं ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की पोटेंशियल ज्यादा होती है, इनका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इसको पहुंचा देते हैं PS1 तक। तो PS1 पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और PS1 पे
700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन ही यहां से जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहां इलेक्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए PS1 के पास वाटर स्प्लिटिंग हमने नहीं की, पानी नहीं तोड़ा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। उसके बाद यहां पे जो इलेक्ट्रॉन उछला ये NADP के पास चला जाता है फाइनली और NADPH बना लेता है और आपका यहां PS2 और PS1 के बीच ATP बनता है। कैसे बनता है, यही हमारा आज का टॉपिक है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यानी ATP सिंथेसिस कैसे हुई, यही हमारा टॉपिक है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ATP कैसे बना, यह हमें आज जानना है। तो NADPH बनता है, यहां पर ATP बनता है, दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ये स्ट्रोमा लैमेली में होने वाले रिएक्शंस हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये है ना हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली में ज्यादातर यही होता है क्योंकि वहां PS2 इज एब्सेंट, वहां होता ही सिर्फ PS1 है। तो वहां एक ही ऑप्शन है भाई, मेरे पास अगर PS2 भी है और PS1 भी है तो मैं तो ये रिएक्शन भी कर लूंगा जिसमें सिर्फ PS1 चाहिए, और मैं तो नॉन साइक्लिक भी कर लूंगा जिसमें दोनों चाहिए। तो मेरे पास तो दोनों ही चीजें हैं, तो मैं बेहतर वाला करूंगा ना, PS2 जहां पे दोनों ATP और NADPH दोनों बन रहे हैं, मैं वो वाला करूंगा। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है स्ट्रोमा लैमेली के पास, यहां पे ना PS2 है, यहां पे ना NADP रिडक्टेज एंजाइम है, तो NADPH तो बन ही नहीं सकता, सिर्फ ATP बन सकता है, बनाना है तो बनाइए। तो स्ट्रोमा लैमेली सुनता है इसको कि हाँ यार चलो अब जो बन रहा है वही बना लेंगे, ATP तो बने कम से कम। यहां पर सिर्फ PS1 है तो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करके अपना इलेक्ट्रॉन उछाल देता है और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपके इस इलेक्ट्रॉन को वापस कर देते हैं PS1 को। तो इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं हुई, एक इलेक्ट्रॉन उछला तो एक ही वापस आ गया, यानी यहां पर वाटर स्प्लिटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर पानी नहीं टूटा तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है तो ATP यहां पर बन सकता है, कोई NADPH यहां पर नहीं बनेगा। यह है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ अगर आप देखें तो हमने इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम भी पढ़े थे, है ना, हमने इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम भी पढ़े थे बकायदा, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो। भाई हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि PS2 जो था इससे जब इलेक्ट्रॉन उड़ रहे थे, PS2 में अगर आप देखोगे या नॉन साइक्लिक में अगर आप देखोगे तो सीक्वेंस क्या था आपका, अगर आपको याद है तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद लिख करके देखिएगा, है ना। यहां पर देखिए आपका PS2 है तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन उड़ा, किसके पास गया, प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से कहां गया, आपका साइटोक्रोम B6F के पास, साइटोक्रोम B6F के पास, करेक्ट है। फिर यहां से कहां गया, प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से कहां चला गया, आपका फोटो सिस्टम 1 पे PS1 पे चला गया, ठीक है। इसके बाद PS1 से आपका इलेक्ट्रॉन उड़ के कहां चला गया, फेराडॉक्सिन के पास, और यहां से कहां चला गया, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज यानी FNR के पास, और यहां से क्या बन गया था आपका NADP जो था ये आपका क्या बना रहा था, आपका NADPH बना रहा था, आपका NADPH बना रहा था। ये आपका सीक्वेंस था, ये आपका सीक्वेंस था, पहले प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फिर फेराडॉक्सिन, फिर FNR, ये आपका नॉन साइक्लिक का सीक्वेंस था। अगर आप साइक्लिक का सीक्वेंस देखें तो थोड़ा सा चेंज था, यहां पे आपका FD पहले आ गया था, यहां पे आपका FD पहले आ गया था, यहां पर आपका सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही अवेलेबल है, तो यहां पे आपका FD पहले आ गया, फेराडॉक्सिन पहले आ गया, इसके बाद आपके तीनों सीक्वेंस में है, आपका PQ आ गया, प्लास्टोक्विनोन, फिर आपका साइटोक्रोम B6F आ गया, फिर आपका प्लास्टोसाइनिन आ गया, और उसके बाद आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन वापस हो जाएगा। यह आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें यह देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए तो हम लेट्स से यहां पर फोटो सिस्टम 2 का एग्जांपल ले लेते हैं और फोटो सिस्टम 1 का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए तो आपकी ATP आखिरकार बनी कैसे, हमारा कंसर्न है ये। तो हम इसको बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कि यहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए कैसे, ये हमारा मेन कंसर्न है, ये हमको अच्छे से जानना है। सो लेट्स डिकोड दिस मैकेनिज्म ब्यूटीफुली। इसको अगर आप समझ गए, जो कि आप समझ जाएंगे, तो बहुत मौज हो जाएगी भाई, क्योंकि ये जो टॉपिक है लगभग यही टॉपिक
99% सिमिलर टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा कहां पर, अगले चैप्टर में भी, यानी रेस्पिरेशन में भी। तो आपको इस चीज को बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझते हुए चलना है। यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग ने बना लिया है आपका क्या, PS2। अब PS2 को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, P680। मानते हो? PS2 आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले आता है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, इसको हम लोग कह रहे थे P680, है ना। इसका नाम है PS2 या इसको P680 भी कह सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर आपका 680 नैनोमीटर की जो लाइट थी वो सबसे बढ़िया तरीके से आपकी स्ट्राइक करेगी, करेगी सर। तो 680 नैनोमीटर की लाइट आपकी बढ़िया तरीके से स्ट्राइक करी, करेक्ट। अब यहां से PS2 से इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होंगे। कहां ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट करेंगे भैया, सबसे पहले किस पे जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे आपके प्लास्टोक्विनोन पे। तो प्लास्टोक्विनोन कहां पाया जाता है, प्लास्टोक्विनोन पाया जाता है ये जो आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके थोड़े बाहर की साइड। ये एक्चुअल में हमने क्या बनाया है, ये अगर आप देखें तो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे थाइलाकॉइड थे जो कि जुड़ जुड़ के एक ग्रेना बना रहे थे कंप्लीट, है ना। थाइलाकॉइड थे, बिल्कुल थे। अब देखो मेरे भाई, यहां पर ये जो है इसको मैंने इलेबोरेट कर दिया है। ये एक थाइलाकॉइड मैंने यहां पर बना दी है। तो ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन और अंदर ये जो काला काला है ये है आपका ल्यूमेन। ये क्या है आपका, थाइलाकॉइड का ल्यूमेन हो जाएगा। ये आपके थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, करेक्ट। इसी चीज को मैंने एक छोटे से थाइलाकॉइड को बड़ा करके दिखाया है और मैंने बताया था जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके ऊपर है भैया आपके पिगमेंट सिस्टम। तो ये जो आपके पिगमेंट सिस्टम है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं PS2 PS1, ये इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही बना रहा हूं ना मैं। तो मैंने कुछ गलत नहीं बनाया, करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि यहां पर PQ है। अब ये PQ जो है ना, कहने को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन एक्चुअल में इट्स अ हाइड्रोजन कैरियर। मेरी बात सुनिएगा, मैं प्लास्टोक्विनोन हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आया और बोलता है भैया मुझे आगे ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। मैं बोलता हूं यार इलेक्ट्रॉन भैया तुम नेगेटिव हो, यू आर नेगेटिवली चार्ज्ड, मुझे नेगेटिव नहीं होना है, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज नहीं ले पाऊंगा। तो अपने साथ एक काम करो, एक प्रोटॉन और पकड़ लाओ भाई प्लीज। तो आपका भी काम हो जाएगा, मैं आपको भी ट्रांसपोर्ट कर दूंगा और प्रोटॉन को बाद में मैं फेंक दूंगा डस्टबिन में, राइट। तो आप एटलीस्ट न्यूट्रल होके आइए। तो हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन जो है किससे बनता है, हाइड्रोजन एटम किससे बना है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो है ही हमारे पास, एक प्रोटॉन और ले आओ, तो आप बन जाओगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एम एन हाइड्रोजन कैरियर, टेक्निकली आई एम एन हाइड्रोजन कैरियर, नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही भाई, एक थैला है, मैं बोलता हूं कि यार मैं वो थैला कैरी कर लूंगा। उस थैले के अंदर चाहे टमाटर हो, उस थैले के अंदर चाहे भिंडी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वो थैला कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थैला मैं आगे पकड़ा सकता हूं। तो सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा था PS2 से उछल करके, मैंने कहा यार सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं लूंगा, आप प्रोटॉन भी लेकर के आइए। मैं हाइड्रोजन ले सकता हूं, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता लाइफ में। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है सर, मैं एक प्रोटॉन को बुलाता हूं, पास में ही रहता है मेरा दोस्त, मैं प्रोटॉन को बुला लेता हूं। तो हम कहते हैं भाई यार प्रोटॉन आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मैं भी नेगेटिव नहीं होऊंगा। तो प्रोटॉन को बुला लेता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो मैं हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन अपना आगे भाग जाता है और प्रोटॉन जो बचा वो मैं डस्टबिन में फेंक देता हूं। अब डस्टबिन का कॉन्सेप्ट क्या है, आराम से सीखिए। ये जो PQ है ये मैंने सेंटर पे क्यों नहीं बनाया, बाहर की साइड क्यों बनाया, क्योंकि प्रेजेंट होता ही है बाहर की साइड, ये प्रेजेंट होता ही है बाहर की साइड। तो अगर इस तक मैं इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा हूं, अगर आपका PS2 इस तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है और ये आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की बाहर की साइड प्रेजेंट है, तो क्या हम बाहर की साइड से यानी स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। क्या हम यहां से प्रोटॉन उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं।
भाई आपके घर में मेहमान आएंगे और आपको आपकी मम्मी समोसे लेने भेजे, तो क्या आप बीकानेरी वाला समोसे लेने के लिए बीकानेर चले जाएंगे या अपने आसपास के आउटलेट से किसी स्टोर से समोसे लेके आएंगे? भाई आपके मामा आए, आपके मामा ने बोला यार बीकानेर वाला के समोसे बहुत बढ़िया होते हैं, ले आओगे तो मजा आ जाएगा। तो क्या ट्रेन की टिकट बुक करके बीकानेर चले जाओगे या आसपास दुकान ढूंढोगे कि हाँ यार ये अपने गली में भी तो बीकानेर वाला की दुकान है, यहां से ले आते हैं? ऑब्वियसली हम यही करेंगे। तो अगर आपका ये हाइड्रोजन कैरियर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड में, तो बाहर वाली साइड में प्रेजेंट है तो बाहर से प्रोटॉन उठा लेगा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठा लेगा, और आपका ये जो PQH2 बनता है, ये आपका PQH2 कहां बनता है? यानी आपने प्लास्टोक्विनोन को हाइड्रोजन कैरियर बोला है, तो ये हाइड्रोजन लेकर के आपका क्या बन जाएगा? PQH2 बन जाएगा ना, बन जाएगा, PQH2 बन जाएगा। तो आपका जब ये PQH2 बना मेरे भाई, तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन तो आगे ट्रांसपोर्ट कर दोगे, इलेक्ट्रॉन तो फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट कर दोगे, है ना, लेकिन आप प्रोटॉन कहां फेंकोगे? आपका जहां डस्टबिन पास होगा। डस्टबिन कहां पास है? जब चीज लेनी थी तो हम मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड थे, तो हमने स्ट्रोमा से ले ली, और जब हमें चीज फेंकनी थी तो हम मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड हैं, तो हम फेंक देंगे कहां? ल्यूमन में। सिंपल है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, बहुत गहराई से बनाया हुआ है, पर समझ में नहीं आती है चीजें, प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि उसको सप्लीमेंट करने के लिए थ्योरी नहीं दे रखी है एनसीईआरटी में कि हम उस डायग्राम को इस नजरिए से देखें। जब मैं आपको डायग्राम पढ़ाऊंगा आप अलग फीलिंग ले जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, पीक्यू के बाद कौन अवेलेबल था भैया? पीक्यू के बाद हम क्या कह रहे थे? पीक्यू के बाद आपका अवेलेबल कौन था? प्लास्टोक्विनोन के बाद कौन अवेलेबल था? साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F है। साइटोक्रोम B6F के बाद कौन आ जाएगा भैया? साइटोक्रोम B6F के बाद कौन आ जाएगा? आपका प्लास्टोसाइनिन आ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन आ जाएगा। और प्लास्टोसाइनिन के बाद कौन आ जाएगा भैया? प्लास्टोसाइनिन के बाद क्या ऐसा ही जैसा ये PS2 है, क्या ऐसा ही एक PS1 आ जाएगा? आ जाएगा सर, पढ़ा तो यही था एनसीईआरटी में, बिल्कुल आ जाएगा दोस्त, क्यों नहीं आएगा? आपका यहां पर PS1 आ जाएगा। अब PS1 जो है, इससे जब मेरे भाई इलेक्ट्रॉन उछला तो ये आपका कहां चला जाएगा? ये आपका कहां चला जाएगा? फेराडॉक्सिन के पास चला जाएगा, पैराडॉक्सिन के पास चला जाएगा, पैराडॉक्सिन के पास चला जाएगा। पैराडॉक्सिन से आपका कहां चला जाएगा? पैराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। और यहां पर आपका एट द एंड ऑफ द डे क्या बन जाएगा? आपका यहां पर NADP से NADPH बन जाएगा, है ना, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। पूरी पाथवे है, हमने देखी अच्छे तरीके से। अब सर इसको पढ़ने का पर्पस क्या है? वाई वी आर रीडिंग दिस? आपको ये पाथवे पढ़नी है 3 रीजंस को समझने के लिए। पहला रीजन ये है कि PS2 में हम कह रहे थे जो वाटर स्प्लिटिंग होगी वो अंदर की साइड होगी, ल्यूमन की साइड होगी। तो यहां पे जब आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो आपके बनते हैं 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपका डिफ्यूज हो सकता है, ऑक्सीजन आपका डिफ्यूज हो सकता है। आपका इलेक्ट्रॉन आप दे ही दोगे PS2 को, है ना, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन उड़ रहे थे वो वापस नहीं आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपको देने हैं PS2 को। लेकिन ये जो आपका यहां पर प्रोटॉन है ये तो अंदर ही रह गया ना भैया, ये तो आपका ल्यूमन में ही रह गया। तो अंदर क्या हो गया? अंदर आपके प्रोटॉन ज्यादा हो गए, अंदर आपके प्रोटॉन ज्यादा हो गए, बिल्कुल ज्यादा हो गए। तो अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने का एक कारण यह है कि वाटर अंदर की साइड टूटता है, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 कि कुछ आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम पे क्या है? हाइड्रोजन कैरियर हैं, कुछ आपके हाइड्रोजन कैरियर हैं। और ये हाइड्रोजन कैरियर भी जो है ये आपके आउटर साइड में प्रेजेंट हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर साइड में प्रेजेंट है। अगर ये हाइड्रोजन कैरियर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर साइड में प्रेजेंट है तो ये प्रोटॉन कहां से लेंगे हाइड्रोजन बनाने के लिए? इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, हाइड्रोजन बनाने के लिए एक प्रोटॉन भी चाहिए, प्रोटॉन कहां से लेंगे? आउटर साइड में प्रेजेंट है PQ, तो आउटर साइड से प्रोटॉन ले लेगा, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाएगा क्योंकि यहां के प्रोटॉन हम खींच ले रहे हैं। और डस्टबिन कहां है पास? PQH2 इलेक्ट्रॉन को आगे दे देगा, प्रोटॉन कहां फेंक देगा? आपका पंप कर देगा अंदर स्ट्रोमा में, यानी
अंदर की साइड ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और बाहर की साइड आपके प्रोटॉन कम हो रहे हैं। यही तो कहानी है, सेम कहानी है। दो रीजन हमें ऐसे मिले जिससे अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है और सेकंड वाले रीजन में तो बाहर प्रोटॉन कम भी हो रहा है। और क्या चाहिए मेरे दोस्त, यही तो चाहिए था, है ना। बाहर आपका प्रोटॉन कम भी हो रहा है, बाहर आपका प्रोटॉन कम हो रहा है, अंदर आपका प्रोटॉन बढ़ रहा है। दो रीजंस ऐसे मिले जिससे आपका प्रोटॉन अंदर बढ़ा, ल्यूमन में प्रोटॉन आपका बढ़ा। तीसरा रीजन, जब आप यहां NADP से NADPH बनाते हो तो ये प्रोटॉन्स जो पहले फ्री पड़े हुए थे, ये प्रोटॉन अब क्या हो गए, बाइंड हो गए। ये बाइंड हो गए दोस्त, पहले फ्री पड़े हुए थे, अब ये आपके बाइंड हो गए। तो बाहर की साइड प्रोटॉन का लेवल आपका कम हो रहा है। तो अंदर की साइड चाहे प्रोटॉन बढ़े या बाहर की साइड प्रोटॉन कम हो जाए, ग्रेडियंट तो बड़ा हो रहा है ना। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, आपको डिफरेंस बड़ा करना होता है। भाई आपके पास भी 100 रुपए हैं, मेरे पास भी 100 रुपए हैं, हम लोग बराबर पे खड़े हैं। समझ लीजिए मेरे 20 रुपए गुम हो गए या मैंने खर्च कर दिए, तो आप में और मुझ में कितना डिफरेंस आ गया, 20 का। लेकिन समझ लीजिए आपने 20 रुपए कमा लिए 100 के ऊपर, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 40 का। मेरे 20 घटे हैं और आपके 20 बढ़े हैं, ओवरऑल गैप किसका आ गया, 40 का आ गया। तो जितना बड़ा गैप होगा उतना बड़ा ग्रेडियंट होगा। तो अंदर अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, और बाहर अगर प्रोटॉन कम हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। हमें बस गैप बढ़ाना है, क्योंकि डिफ्यूजन किस प्रिंसिपल पे टेक प्लेस करती है कि जब गैप बड़ा हो तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। भाई एक साइड आप सोचिए, एक मेम्ब्रेन है, एक साइड आपके 6 मॉलिक्यूल्स हैं और एक साइड 2 मॉलिक्यूल हैं। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों जगह 4-4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। तो यहां के 2 मॉलिक्यूल्स यहां हमको शिफ्ट करने हैं, करेक्ट। अब ग्रेडियंट बहुत बड़ा नहीं है, डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल इतना हड़बड़ी में नहीं आएंगे, आराम से आएंगे। यहां समझ लीजिए 6000 मॉलिक्यूल हैं और यहां वही 2 मॉलिक्यूल हैं। अब बताइए, क्या यहां के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, तनातनी नहीं होगी कि यार इतने सारे हम लोग, चलो दूसरी साइड चलते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली डिफ्यूज होंगे, बहुत तेजी से डिफ्यूज होंगे, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। उस स्पीड को हम लोग यूज करते हैं टू मेक द ATP। दैट स्पीड which comes from motion, movement, that is the key for making ATP। उस पे हमें खेलना होता है दोस्त, वहां हमें काम करना होता है। तो यहां पर हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेडियंट बड़े से बड़ा हो, जितना डिफरेंस मिले उतना बढ़िया। तो अंदर प्रोटॉन बढ़ाने के काफी रीजंस हैं हमारे पास, और बाहर प्रोटॉन कम करने के भी रीजंस हैं हमारे पास। तो बाहर प्रोटॉन कम होते जा रहे हैं, अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं, ग्रेडियंट बन चुका है। ग्रेडियंट कुछ ऐसा बना मेरे दोस्त कि अंदर प्रोटॉन आपके खूब सारे हो गए, तो अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज, खूब पॉजिटिव चार्ज हो गया। और बाहर आपके प्रोटॉन है नहीं, तो कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज हो गया। मैं ये नहीं कह रहा यहां पे नेगेटिव ही चार्ज होगा, कंपैरेटिवली नेगेटिव। हम यहां पर क्या दिखाते हैं, रिलेटिव चार्ज दिखाते हैं। तो बाहर अगर बहुत प्रोटॉन है तो बाहर हम बोलेंगे कि कंपेयर, मतलब अंदर अगर बहुत ज्यादा प्रोटॉन है तो बाहर हम बोलेंगे कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज आपका है। अब आपको यह भी पता है भाई, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो सेल वाले चैप्टर में, आपको यह भी अच्छे तरीके से पता है कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को डायरेक्ट तो क्रॉस कर नहीं सकते कि ये यहां से यहां चले जाएं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्रोटीन कैरियर लगाने पड़ेंगे, प्रोटीन कैरियर लगाने पड़ेंगे जो प्रोटॉन को पंप कर दें, है ना, कैरियर लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर आपका कुछ इस हिसाब का सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे सेल चैप्टर में, उस टाइम पे हमने देखा था कि वहां एक F0F1 पार्टिकल पाया जाता है, F0F1 पार्टिकल। वो सेम पार्टिकल यहां पर है। ये जो मेम्ब्रेन के अंदर गड़ा हुआ पार्ट है, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का F0 यानी CF0 पार्टिकल, और ये जो ATP सिंथेसाइज करेगा इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का F1 पार्टिकल यानी CF1 पार्टिकल। तो ये क्या है, CF0, ये आपका परमिएज है, ये आपका कैरियर है, ये परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है ना, ये आपका प्रोटॉन को दूसरी साइड जाने दे रहा है, मेम्ब्रेन के परमिएज है या कैरियर है। यहां भाई ये प्रोटॉन्स को उठा करके दूसरी साइड ले जाएगा। और ये जो CF1 है, ये क्या है, आपका ATP सिंथेज है, ये आपका ATP बनवा रहा होगा।
तो क्या हुआ दोस्त, हमने ग्रेडियंट बना लिया है, खूब बड़ा ग्रेडियंट बना लिया है। यहां पे बहुत सारे प्रोटॉन, यहां पे एकदम कम प्रोटॉन, तो आपके प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना प्रेफर करेंगे और आपका CF नॉट से पास हो जाएंगे। जब ये प्रोटॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे ड्यू टू अ वेरी बिग ग्रेडियंट, जब ये प्रोटॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे, प्रोटॉन की मोशन से एक फोर्स जनरेट होगी जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन की मोशन से फोर्स बन रही है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स उसको कहेंगे। और जब ये बहुत तेजी से करके जाएंगे आपके प्रोटॉन्स इस दिशा से इस दिशा में, तो यहां पर पड़ी होती है आपकी ADP और PI, है ना। ADP और PI, इनके बीच में मैजिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे हिंदी फिल्मों में देखा होगा ना, हीरो हीरोइन मस्त आराम से एक जगह पे रुके हुए हैं, है ना, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, है ना, डर रहे होते हैं कि कहीं मना ना कर दे, है ना। गाड़ी खराब हो जाती है, फिर एक अलग सा विला मिल जाता है उनको, खाली कहीं पर भी विला मिल जाता है मस्त एकदम, है ना, कि हाँ यही गाड़ी खराब होती है, यहाँ एक विला है, कोई मालिक नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, है ना। फिर अचानक से बिजली कड़कती है तो गाना आने लग जाता है। यस, दैट इज द मैजिक मोमेंट, है ना। जब हीरो हीरोइन हक कर लेते हैं कि हाँ यार वो बिजली कड़कना इज अ ट्रिगर, कि हाँ यार यहां पे बिजली कड़की, यहां से एनर्जी आ रही है। सिमिलरली यहां पर इतनी तेजी से आपका ये प्रोटॉन का फ्लैश गया कि आपके जो ADP और PI ऐसे प्रेजेंट थे, है ना, इस ATP सिंथेस पे ऐसे प्रेजेंट थे, आसपास आना चाहते थे पर आ नहीं पा रहे थे, कोई मैजिक मोमेंट नहीं था। यहां पे अचानक से प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण ये पास आ गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया एंड दे क्रिएटेड ATP। दिस इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर मिशेल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम लोग फिर क्या कर लेते हैं, ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये क्या है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट है। तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए, वो चीजें समझिए। पहला रीजन क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हमें बनाना था, पहला रीजन क्या था, पहला रीजन आपका ये था कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है, पानी को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स जो है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ thylakoid membrane, inner side of thylakoid membrane, इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, है ना। देयरफॉर प्रोटॉन्स फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, by splitting of water are pumped in lumen। ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ गया है, इसीलिए आपका ल्यूमन में क्या हुआ, प्रोटॉन बढ़ गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन, यहां पर जो है आपका कैरियर प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दे रहे हैं, हाइड्रोजन बनाने के लिए उन्हें प्रोटॉन लेना है, तो हाइड्रोजन कैरियर्स लाइक PQ, यानी कि प्लास्टोक्विनॉन, हाइड्रोजन कैरियर लाइक PQ आर प्रेजेंट ऑन आउटर साइड of thylakoid membrane, therefore it takes proton
फ्रॉम स्ट्रोमा, आउटर साइड में प्रेजेंट है तो स्ट्रोमा के साथ कनेक्टेड है, तो इट टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा एंड डंप इट इन थाइलाकॉइड ल्यूमेन। तो थाइलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ गए, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ गए, वहां आपने डंप करे हैं, और आपने स्ट्रोमा से लिए हैं तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन आपके घट गए, है ना। और यहां भी क्या हुआ, प्रोटॉन आपके ल्यूमेन में पंप किए जा रहे थे तो यहां पे बढ़ गए। तो ल्यूमेन में बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रोमा में घटते जा रहे हैं। अब तीसरा रीजन भी इसी से एसोसिएटेड है, तीसरा रीजन भी ऐसा ही है कि NADP रिडक्टेज जो है, NADP रिडक्टेज is present on stroma side, is present on stroma side, है ना। therefore फ्री प्रोटॉन्स की मात्रा वहां पर घट जाएगी, therefore फ्री प्रोटॉन्स वहां पर घट जाएंगे क्योंकि वो NADP बनाने में यूज हो रहे होंगे, तो फ्री प्रोटॉन की मात्रा घट गई। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन की मात्रा घटी घटी, ल्यूमेन में प्रोटॉन की मात्रा बढ़ी बढ़ी, देयरफॉर अ ग्रेडियंट इज क्रिएटेड, देयरफॉर अ ग्रेडियंट इज क्रिएटेड अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, है ना। ग्रेडियंट जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के आसपास ये डेवलप हुआ, और इस ग्रेडियंट को जब आप तोड़ोगे, व्हेन दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन, इस टाइम पर आपकी ATP बनती है। सो दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन टू मेक ATP, टू मेक ATP. This is called as chemiosmotic hypothesis. This is called chemiosmotic hypothesis. This is called as chemiosmotic hypothesis. दी किन्होंने थी है? By Peter Michel. बाय पीटर मिशेल। ये है आपकी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। एनसीईआरटी में देखिए एक बार क्या बात हुई, एनसीईआरटी में देखते हैं क्या क्या बात हुई। सेम बातें हैं, एज इट इज सेम बातें हैं। देखिए आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना होता है जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अराउंड बनेगा, यानी मेम्ब्रेन के एक साइड ज्यादा प्रोटॉन एक साइड कम प्रोटॉन। कैसे बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट? वाटर जो स्प्लिट हुआ है ये कहां हुआ है? ये आपका इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हुआ है, तो अंदर के अंदर तब की तब ल्यूमेन में आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन फेंक दिए जाएंगे। पहला रीजन है ये। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि आपके हाइड्रोजन कैरियर जो हैं कुछ, ये आपके प्रोटॉन्स को उठाते हैं स्ट्रोमा से और फेंकते हैं आपका ल्यूमेन की साइड। तो आउटर साइड में कुछ हाइड्रोजन कैरियर आपके पाए जाते हैं, तो दे आर नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। हम लोग लिखते हैं इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर, पर एक्चुअल में क्या है, ये एक हाइड्रोजन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इनको प्रोटॉन भी चाहिए, तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठा लेते हैं और ल्यूमेन साइड में उस प्रोटॉन को फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टोक्विनोन करता है। और NADP रिडक्टेज जो है ये मेरे भाई पाया जाता है आपका बाहर की साइड, तो आपका स्ट्रोमा साइड ये पाया जाता है, तो वहां पे प्रोटॉन्स आपके कम हो रहे होंगे। आपका यहां पर प्रोटॉन आपको लगाने होते हैं, तो आपका प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं स्ट्रोमल साइड से। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हुए और ल्यूमेन में बढ़ गए, है ना। तो ल्यूमेन में आपके प्रोटॉन बढ़ गए, तो यहां पे pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिडिटी बढ़ी है भाई, प्रोटॉन बढ़े हैं मतलब एसिडिक कंडीशन आपकी है, तो pH आपका कम हो जाता है थाइलाकॉइड ल्यूमेन का, और एक ग्रेडियंट बना है। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको भैया उस ग्रेडियंट को तोड़ना है। तो आपकी एक मेम्ब्रेन थी यहां पर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, आपका एक प्रोटॉन पंप यहां पर यूज हुआ प्रोटॉन फेंकने के लिए, है ना। प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका बना यहां पर
ल्यूमेन में ज्यादा प्रोटॉन, स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन, और एटीपी सिंथेज आपका है CF0 CF1 पार्टिकल। तो CF0 जो है ये आपका कैरियर की तरह काम करता है, परमिएज की तरह काम करता है ना। तो ये आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ होता है, ये प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा की साइड भेजता है। और ये जो CF1 है, यहां एडीपी और पीआई पाए जा रहे होते हैं, तो ये स्ट्रोमा की साइड पाया जाता है। जैसे ही बहुत तेजी से प्रोटॉन आते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाती है आपकी CF1 की, कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है। एडीपी और पीआई प्रेजेंट थे, थोड़ा सा कन्फर्मेशन यानी थोड़ी सी हल्की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और एडीपी और पीआई पास पास आएंगे, मैजिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और एटीपी आपकी फॉर्म हो जाएगी। यही बातें जो हमने बहुत कम जगह पर लिखी हैं, सेम वही बातें यहां पर बहुत बड़ी बड़ी लिख रखी हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम बातें हैं, कुछ नया नहीं मिलेगा। देखिए आपका वही PS2, अंदर की साइड आपका पानी टूट रहा है, तो अंदर की साइड प्रोटॉन ज्यादा, पहला रीजन। दूसरा आपका PQ जो है ये आपका बाहर की साइड बन रहा है, तो बाहर की साइड आपका प्रोटॉन लेगा ये, और अंदर की साइड इस प्रोटॉन को क्या कर देगा, पंप कर देगा, तो अंदर की साइड प्रोटॉन ज्यादा, सेकंड रीजन, बाहर की साइड प्रोटॉन कम, सेकंड रीजन। करेक्ट। यहां पर आपका FDFNR बाहर की साइड पाया जाता है, तो यहां पर फ्री प्रोटॉन था, इसको आपने लेकर के NADPH बनाने में यूज कर लिया, तो फ्री प्रोटॉन यहां पर कम। तो बाहर आपके प्रोटॉन हो रहे हैं कम, अंदर प्रोटॉन हो रहे हैं ज्यादा, तो हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन की ल्यूमन की साइड है, लो कंसंट्रेशन प्रोटॉन की स्ट्रोमा की साइड है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपके ये जा रहे होंगे प्रोटॉन्स। CF0 मूव कराने में हेल्प करता है इनको मेम्ब्रेन के आर पार, और CF1 जो है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, एडीपी और पीआई पाया जाता है, तो झटपट जैसे ही प्रोटॉन्स मूव करते हैं एटीपी आपका यहां पर बन करके तैयार हो जाता है। राइट, ये आपको देखना होता है। दिस इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, बस इतनी सी बात थी, है ना। और यहां पर प्रोटॉन अंदर ज्यादा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ज्यादा प्रोटॉन, सेम आपका लाइसोसोम में भी हो रहा था जब आप सेल पढ़ रहे थे, प्रोटॉन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आपको यहां पर क्या देखना पड़ेगा भैया, तो एसिडिटी बढ़ रही है। और एसिडिटी अगर आपकी बढ़ रही है, एसिडिक कंडीशन अगर ज्यादा है, इसका मतलब पीएच आपका क्या है, पीएच आपका लो है, पीएच आपका यहां पर लो हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी बात हो गई। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो एटीपी और NADPH बने, ये यूज कहां होंगे। तो लाइट रिएक्शन में तीन चीजें बनी भैया, एटीपी बना, NADPH बना, और आपका ऑक्सीजन बना। अब ये ऑक्सीजन जैसा हमने बताया डिफ्यूज हो जाती है, गैस है, तो ऑक्सीजन तो डिफ्यूज हो जाती है, और एटीपी और NADPH ये मस्ट थे टू स्टार्ट द डार्क रिएक्शन, जिसका नाम है बायोसिंथेटिक फेज या बायोसिंथेटिक रिएक्शन। यहां पर बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, बायोमोलिक्यूल्स यहां बनेंगे। कौन से बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट यहां बनेंगे, फूड यहां बनेगा। तो डार्क रिएक्शन का मतलब है ये लाइट पर डिपेंड नहीं है, पर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट जरूर है, एटीपी और NADPH पे डिपेंडेंट जरूर है ना। जैसे ही आप लाइट देना बंद कर दोगे तो एटीपी NADPH बनना बंद हो जाएंगे, कुछ देर में डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगा, जिससे प्रूफ होता है कि हाँ भाई एटीपी और NADPH पे ही डार्क रिएक्शन डिपेंड करते हैं। ये बातें हमें पहले से पता है, एकदम पहले से पता है कि डार्क रिएक्शन नाम एक मिसनोमर है, ये इसका असली नाम नहीं है, क्योंकि डार्क से इसका लेना देना ही नहीं है। अगर सूरज 11 बजे आ जाता है और 11:30 तक एटीपी NADPH बन जाते हैं, तो 11:30 बजे ही डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर डार्क रिएक्शन का डार्क से लेना देना है ही नहीं, यानी इसके नाम का और काम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी टर्म्स को इंग्लिश में मिसनोमर कहा जाता है। ये सारी बातें हमें पहले से पता है। मेन टॉपिक आपका क्या है, मेन टॉपिक है आपका कि C3 और C4 साइकिल जो हमें पढ़नी है मेन इन डार्क रिएक्शन, इनमें आपके कार्बन एक्सेप्टर कौन होते हैं और पहले स्टेबल प्रोडक्ट्स कौन होते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले हल्का हल्का सा ज्ञान ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, है ना। ये टॉपिक तो हमारा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के बारे में ज्ञान ले लेते हैं। देखिए क्या हुआ, अगर आप देखें तो डार्क रिएक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। डार्क reactions are called as
सिंथेटिक रिएक्शंस वेयर क्या यूज करेंगे हम लोग, एटीपी और NADPH, वेयर एटीपी एंड NADPH आर यूज्ड एंड फूड, या प्यार से क्या कह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड, कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड, ये हमें देखने को मिला। अब अगर आप देखें तो डार्क रिएक्शन में मेन जो दो आपकी पाथवेज है वो है C3 और C4 पाथवे। इन डार्क रिएक्शन जो दो साइकिल्स हमको पढ़नी है, जो हमारे अगले टॉपिक है, मेन pathways are C3 and C4 pathway, C3 एंड C4 पाथवे। इसको C3 पाथवे क्यों बोला, इसको C3 पाथवे क्यों बोला, इसको C3 पाथवे या केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको हमें बताया था, समझाया था। C3 पाथवे से क्यों बोला, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 3 कार्बन्स, 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट था, तो C3 इसको बोला जाता है, ऑफ 3 कार्बन्स। और C3 और C4 पाथवे में पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा एसिड बनेगा, ये याद रखना। तो यहां पर क्या था, ये 3PGA, जिसका पूरा नाम क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कई बार स्टूडेंट लिख लेते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्योंकि कॉमन है, हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। हमेशा याद रखेगा कि एसिड हैं, जो दोनों C3 और C4 पाथवे हैं, इनमें एसिड बनते हैं एज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहां एसिड शब्द लगाना है, अल्कोहल, कीटोन कुछ नहीं लगाना है ना, ये समझना है। अब देखिए, ये जो C4 पाथवे है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे C3 को हमने केल्विन साइकिल कहा, इसको हम लोग कहते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल, है ना, क्योंकि इसको किन साइंटिस्ट ने दिया होगा, हैच एंड स्लैक भैया ने दिया होगा, है ना, इन्होंने बात बताई होगी C4 के बारे में। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन, जाहिर सी बात है तभी C4 बोला, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन्स, तो इसको क्या बोला, C4 बोल दिया, 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। नाम क्या है उस पहले स्टेबल प्रोडक्ट का, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पर इस डार्क रिएक्शन की शुरुआत किन्होंने करी थी, केल्विन साहब ने करी थी। यहां भी देखो एसिड शब्द आ रहा है एंड में, है ना, केल्विन साहब ने शुरुआत करी थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उसके बाद ना रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल काफी कॉमन हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप वाज वेरी कॉमन, तो इन्होंने C14 को, C14 को यूज किया, और इन्होंने देखा कि कार्बन कहां कहां जाता है। रेडियो आइसोटोप को डिटेक्ट करना इज वेरी इजी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स कैरी नहीं करते अपनी बॉडी में। तो अगर आपने एक रेडियो एक्टिव कोई केमिकल डाला है तो कहां कहां जा रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है, यह आप ट्रैक कर सकते हो। तो इन्होंने देखा कि यार अगर मैं C14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड देता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां जा रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है। तो इन्होंने पूरी आपकी C14 को यूज करते हुए आपका क्या किया, इन्होंने पूरी C14 को यूज करते हुए इलेबोरेट करी C3 साइकिल, है ना।
इन्होंने बताया कि ये C14 जो है ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है। तो इन्होंने देखा यार ये एक साइकिल में घुस रहा है जिसे C3 साइकिल फिर कहा गया, और उसी को केल्विन साहब के रिस्पेक्ट में केल्विन साइकिल भी बोला गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जामिनेशन इज कि आपका यहां पर कार्बन एक्सेप्टर कौन है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख दिया हमने गलती से, तो यहां पर इसको क्या कर देते हैं, कार्बन एक्सेप्टर कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की बात अब थोड़ी नहीं करेंगे, हम यहां पर ये देखेंगे कि कार्बन एक्सेप्टर आपका कौन है C3 पाथवे के अंदर और C4 पाथवे के अंदर। हु इज द कार्बन एक्सेप्टर। अब हमको क्या करना है, बायोसिंथेटिक फेज है ना, तो कार्बन की बात करनी है। अब हमें कार्बन फिक्स करना है, अब हमें कार्बन से क्या बनाना है, खाने पीने की चीजें बनानी है, फूड बनाना है। तो हम लोग कार्बन एक्सेप्टर की बात कर रहे होंगे। ये जो CO2 है इसको कौन एक्सेप्ट करेगा और किस तरीके से आपका C3 और C4 पाथवे चलेंगी, ये हमको देखना है। तो अगर आप देखें तो साइंटिस्ट ने ये सोचा, और बहुत सिंपल सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि पहला प्रोडक्ट अगर यहां पर 3 कार्बन का बन रहा है तो क्या होगी इक्वेशन, 2 कार्बन की कोई चीज होगी, लेट्स से X है, X पे आप एक CO2 जोड़ रहे हो 1 कार्बन का, तो 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो बताओ X की वैल्यू क्या, डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो आप सोचोगे यार ये 2 कार्बन का होना चाहिए, हाँ सर होना तो चाहिए, पर क्या ये 2 कार्बन की चीज मिली नहीं, पर ये 2 कार्बन की चीज मिली नहीं। साइंटिस्ट थोड़े से शॉक्ड हो गए जब उन्होंने देखा कि ये जो आपका एक्सेप्टर है, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर इज ऑफ 5 कार्बन, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर was of 5 कार्बन। इसका नाम क्या था, RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ये आपका 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा था। आज इलेक्ट्रॉन बहुत बोल दिया यार, दिमाग में बैठ चुका है। तो ये 5 कार्बन का RUBP था, इस पे आपका CO2 ऐड हुआ तो 6 कार्बन का आपका क्या बना, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना, है ना। ऐसा साइंटिस्ट को लगा। एक और झटका लगा फिर साइंटिस्ट को कि भाई ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, वरना इस साइकिल का नाम C3 नहीं C6 पाथवे होता। ये अनस्टेबल निकला, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनते ही टूट जाता है 3-3 कार्बन के 2 टुकड़ों में और ये स्टेबल होते हैं। अब हमें अच्छे से पता लगा C3 पाथवे के बारे में ये गड़बड़ क्यों हो रही थी, क्योंकि हमें लगा कि यार पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है तो एक्सेप्टर 2 कार्बन का होगा, 2 + 1 = 3, पर ये निकला 5 कार्बन का। तो साइंटिस्ट ने उल्टा सोचना शुरू किया, हाँ यार हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, 5 कार्बन का ये अगर एक्सेप्टर है तो एक CO2 लेकर के 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना लेगा। बट दिस वॉज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल था बहुत, बनते ही टूट जाता था। इसमें आपके स्टेबल प्रोडक्ट्स में, तो स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का था, इसीलिए इसको क्या बोला, C3 पाथवे बोला। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 3 कार्बन। तो एक्सेप्टर का नाम क्या है, RUBP, प्रोडक्ट का नाम क्या है, 3PGA। यहां पर अगर आप देखोगे तो इक्वेशन बहुत सॉलिड थी। यहां पे साइंटिस्ट ने बोला यार 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, तो यहां पर क्या होगा, 3 कार्बन का कोई एक्सेप्टर होगा, एक CO2 ले रहा होगा और 4 कार्बन का आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना ले रहा होगा। यहां पे इक्वेशन एकदम करेक्ट निकली, है ना, यहां पे ऐसी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली। ये 3 कार्बन का जो एक्सेप्टर था इसका नाम था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसको हम प्यार से पेप कहते हैं। नाम क्या हो गया इसका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसको हम प्यार से पेप कहते हैं। तो आपको नोट्स में सिर्फ 2 बातें लिखनी है, C3 पाथवे, एक्सेप्टर कौन निकला, RUBP 5 कार्बन का, प्रोडक्ट क्या बना, 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 पाथवे, एक्सेप्टर कौन निकला, पेप यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और पहला प्रोडक्ट क्या निकला, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बस, बाकी सब मोह माया है। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, सवाल आपका यहीं से आएगा, ये वाली लाइन कि आपका 5 कार्बन का RUBP, है ना, और ये वाली लाइन कि 3 कार्बन का 3PGA, ये वाली लाइन कि यहां पेप आपका एक्सेप्टर है, और ये वाली लाइन कि बन रहा है OAA। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है।
सिर्फ यही आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं बस। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 आपकी चल रही थी, उसके बाद आपके रेडियो आइसोटोप्स का रिसर्च के लिए भी यूटिलाइजेशन बहुत इजी हो गया, आसान हो गया। तो कार्बन 14 को यूज किया आपके केल्विन साहब ने, और एल्गल फोटोसिंथेसिस को, लोअर प्लांट में फोटोसिंथेसिस को उन्होंने देखा और कहा कि यार 3 कार्बन का ना एक ऑर्गेनिक एसिड बनता है एज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, है ना। आगे चल के इस पूरी साइकिल को उन्होंने डिकोड किया और केल्विन साइकिल नाम दिया, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी यहां पर 3 PGA आपका यहां पर बन रहा था एज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 पाथवे। तो अगर आप देखें तो C4 पाथवे में 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था OAA, तो इसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और एक्सेप्टर कौन थे कार्बन के? C3 पाथवे में आपका 5 कार्बन का एक्सेप्टर निकला RUBP, और C4 पाथवे में आपका 3 कार्बन का निकला जिसका नाम था PEP। तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है आपका C3 पाथवे में? 5 कार्बन का RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट, है ना। और C4 पाथवे में निकला PEP। जबकि साइंटिस्ट को लगता था यार कोई 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, 2 + 1 = 3 वाली इक्वेशन लग जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। बहुत सिंपल चीजें हैं, ये तो एकदम ही बेसिक चीज थी। साइंटिस्ट को लगा 2 + 1 = 3 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या निकला? 5 + 1 = 6, और वो 6 कार्बन की चीज अनस्टेबल थी तो वो टूट गई 3 कार्बन के स्टेबल टुकड़ों में। दैट्स वाई आपका PGA वहां पर बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वहां पर बनता है। आइए कुछ सवाल देख लेते हैं। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहां है? PS2 के साथ एसोसिएटेड है, और अंदर वाली साइड, तभी ल्यूमन में प्रोटॉन जा रहे थे, तो PS2 लोकेटेड ऑन इनर साइड। PS1 तो वैसे ही गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, NCERT के डायग्राम में भी गिवन है। Which one directly transfer electron to NADP during light reaction? NADP पे इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कौन देता है? तो NADP आपकी साइक्लिक में तो बनती नहीं है, सिर्फ ATP बनती है वहां पे, तो नॉन साइक्लिक की बात यहां पर चल रही होगी। NADP को कौन दे रहा था इलेक्ट्रॉन? आपका FNR। उससे पहले कौन था? फेरेडॉक्सिन। तो यहां देखते हैं क्या है। प्लास्टोसाइनिन तो बहुत पहले प्रेजेंट है, अगर आप देखें तो यह है PS2, इसके बाद है आपका प्लास्टोक्विनोन, इसके बाद है आपका यहां पर साइटोक्रोम B6F, इसके बाद है आपका प्लास्टोसाइनिन, इसके बाद है आपका PS1, इसके बाद है आपका FD फेरेडॉक्सिन, इसके बाद है आपका FNR। ये सारी चीजें हैं। तो प्लास्टोसाइनिन तो यहां है, तो लास्ट नहीं हो सकता। साइटोक्रोम्स का सीक्वेंस यहां पाया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकते। PS2 तो सबसे पहले है, ये भी नहीं हो सकता। तो इन सारी ऑप्शंस में से PS1 ही है जो आपका सबसे ज्यादा पास है। तो PS1 इनमें से सबसे ज्यादा करेक्ट है। आंसर वैसे आना चाहिए आपका FNR, और अगर FNR ऑप्शन में नहीं है तो FD। अब FD भी ऑप्शन में नहीं है तो आपका 1 आ गया। अगर समझ लो ये पूछ लेता PS2, PQ, B6F या PC, सबसे पास कौन है आपका NADP के, तो PC आंसर हो जाता। तो आपको पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए, तब आप ये कर पाएंगे। इन ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ PS2 इज, है ना। इन ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2। PS2 के बाद किस पे जाता है? प्लास्टोक्विनोन पे। प्लास्टोक्विनोन ढूंढ लो, है ना, यहां जाता है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल इज, CO2 इन केल्विन साइकिल C3 पाथवे में क्या था? 5 कार्बन का RUBP था, 5 कार्बन का RUBP था। 3 कार्बन का PEP किसमें? एज अ कार्बन एक्सेप्टर काम कर रहा था आपकी C4 पाथवे के अंदर। ये आपके छोटे छोटे सवाल हैं, और हमारी लाइट रिएक्शन की यहां पर बातें खत्म हो जाती हैं। आज हमारा लाइट रिएक्शन खत्म हुआ है, तो NCERT की दवा के रीडिंग लगाओ यार, है ना। कल जो पढ़ाया था वो भी एक बार देख लेना। तो NCERT रीडिंग 15 मिनट कर रहा हूं मैं यहां पे जानबूझकर, क्योंकि लाइट रिएक्शन को साथ पढ़ोगे तो ही फ्रूटफुल रहेगा, इसीलिए मैंने आज इसका रिवीजन भी आपको कराया। क्वेश्चंस कर लीजिएगा पंच के, और पंच अगर आपके पास नहीं है तो आप DPP सॉल्व कर लीजिएगा। आज मैं कंबाइंड DPP दे दूंगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर पा रहे हो। यह आपकी पूरी की पूरी कहानी थी लाइट रिएक्शन की। अब हमारे मेनली 2 टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के, डार्क रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आराम से, C3, C4 और C2 पाथवे भी है उसके अंदर।
एक और पाथवे होती है जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। कैम पाथवे भी है उसके अंदर, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि कैम पाथवे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार उससे इनडायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो कैम पाथवे भी करनी पड़ेगी। और आपका C2 जो है वो तो सिलेबस के अंदर बकायदा एक पन्ना घेर के बैठा हुआ है, तो उसको अच्छे से पढ़ना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको भी पढ़ेंगे। C3 C4 को तो हमको डिटेल में लेके चलना ही है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया तो आने वाले काफी टॉपिक आपके ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी के। तो यहां पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से चलो, बढ़िया तरीके से चलो। फोटोसिंथेसिस में अगर आप क्लियर हो तो रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वहां पर भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आप पढ़ोगे, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसा हमने आज पढ़ा, कल पढ़ा था, सारी चीजें थोड़ी बहुत चेंज होंगी। तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हो तो थोड़ा बहुत आपको आइट्रेशन करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। तो आई होप दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल। अगर लेक्चर देख करके मजा आया तो वी पुश इन द कमेंट सेक्शन, और होमवर्क करके भी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।